Students, welcome to Professor Vector YouTube channel. I am Rakshit Tiwari and I am currently doing History Honors from BHU. और आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है। अपने देश को प्यार करना या उस पर गर्व करना नेशनलिज्म कहलाता है। सन 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई। अब बनाया तो बनाया, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उसमें क्या बताया। उस पेंटिंग में उसने एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिनेशन की जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे लोग जिनके पास हर एक पावर होता है उनके बगैर हो, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, और एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसके ऊपर टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट हो और उनके हाथों में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन हो। लोगों ने कहा कि यह एक यूटोपियन विजन है, यानी कि एक ऐसे विजन जो कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत सन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई। उस समय फ्रांस के राजा किंग लुइस 16 थे। जिस प्रकार मोहब्बतें में बिग बी का डायलॉग था, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, उस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जी हाँ, ये वही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लगभग वर्ल्ड के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। लिबर्टी का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, यानी कि कुछ सर्टेन काम सिर्फ स्पेसिफिक लोग नहीं करें। इक्वालिटी का मतलब है बेसिक राइट्स टू ऑल, यानी कि सबको समान अधिकार हो। और फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल, यानी कि सभी भाईचारे से रहे। लेकिन फ्रांस के लोगों के दिमाग की बत्ती जली तो जली कैसे? इतनी जबरदस्त चीज को उन्होंने जन्म कैसे दे दिया? 1789 से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहली पार्ट यानी कि क्लर्जी, ये चर्च के लोग थे। ये पॉपुलेशन में तो सिर्फ 1% थे, लेकिन फ्रांस की 10% की जमीन पर इनका कब्जा था। एक प्रकार का टैक्स यानी कि द तीथे ये लेते थे, जिनमें लोगों को अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 10% एज अ टैक्स देना पड़ता था। सेकंड पार्ट यानी कि नोबिलिटी, यहां राजघराने के लोग थे। इनका एक अधिकार हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था। हंटिंग और फॉरेस्ट्री का अधिकार भी इन्हें ही मिला हुआ था। और प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि द टैले ये नहीं देते थे। और लास्ट में थर्ड स्टेट यानी कि जिन्हें हम कॉमनर्स के नाम से जानते थे। इसमें अपर, मिडिल और लोअर क्लास के लोग थे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इनमें आर्टिशियंस, बैंकर्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और हर वो प्रोफेशन जो कि चर्च और नोबल फैमिली को छोड़कर थे। लेकिन पूरे देश भर को टैक्स देकर चलाने का बोझ इनके ही सिर पर था, जिससे वो गुस्सा हो गए। मेहनत करे ये लोग और मजे मारे क्लर्जी और नोबिलिटी। उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इतने बड़े रिवॉल्यूशन का कारण सिर्फ गुस्सा तो नहीं हो सकता। तो चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ अन्य कारणों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फ्रांस की पॉपुलेशन सन 1700 में 10 मिलियन थी,
लेकिन सन 1789 आते तक 27 मिलियन हो गई, यानी कि लगभग 3 गुना। लेकिन रिसोर्सेस तो वही लिमिटेड थे, जिससे खाने की किल्लत हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चला 7 साल का युद्ध भी एक ऐसा कारण था जिससे रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। किंग लुइस 16 एक इनएक्सपीरियंस्ड, बुजदिल और निर्णयहीन व्यक्ति थे। लोग इनसे सख्त नफरत करते थे और एक चेंज चाहते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बड़ी भूमिका वहां के थिंकर्स लोगों ने निभाई। सबसे पहले थे मोंटेस्क्यू, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नाम का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। फिर आए वोल्टेयर, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उठाई। इन्होंने चर्च के मोनोपोली पर सवाल खड़ा किया। और उसके बाद आए जे रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की फेमस बुक लिखी थी। इन सभी ने तो चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हुए थे। 17 जून 1789 को फ्रेंच असेंबली मीटिंग में थर्ड स्टेट ने यूनिफॉर्म टैक्सेशन, यानी कि तीनों के तीनों स्टेट एक समान टैक्स दे, इसकी मांग रखती। ये पहला ऐसा मौका था जब तीनों में से कोई एक स्टेट चेंज चाहती थी और थर्ड स्टेट में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जागी। और हम जानते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी ही नेशनलिज्म है। लेकिन उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया और उन्हें खूब बेइज्जत किया गया। ऐसी अफवाह फैला दी गई कि सैनिक आम जनता पर अटैक करेंगे, जिससे लोग गुस्सा हो गए और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ दिया और सारे बंदियों को निकाल दिया। अब बंदी मतलब लड़की नहीं भाई, बंदी मतलब प्रिजनर्स। और जितने भी गोले, बारूद और बंदूकें थी, सबको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। फ्यूडल प्रिविलेजेस हटे और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को अडॉप्ट किया। सारे क्लास डिस्टिंक्शन, यानी कि क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट को हटा दिया गया और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को अडॉप्ट किया गया, यानी कि अब कोई किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करता, सब एक समान है। 1791 को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई और एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजा के हाथ में सारे पावर हों, इसे हटा दिया गया। और फ्रांस, जो कि एक मोनार्की था, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि किंग के पावर अब लिमिटेड हो गए। किंग अब जो चाहे वो नहीं कर सकता था। अब कहानी में स्टाइल से एंट्री होती है जैकोबिन्स की। ये एक ग्रुप थी जिसके मेंबर लेस प्रॉस्परस, यानी कि गरीब सेक्शन के थे। इनके लीडर का नाम मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर था। 1792 में ये राजा के महल में घुसे और राज परिवार को बंदी बना लिया। बंदी बना दिया मतलब लड़की नहीं बना दिया भाई, बंदी यानी कि हॉस्टेज बना दिया। फिर वहां पहली बार चुनाव हुए और हर 21 साल और उससे बड़े आदमियों को वोट देने का मौका मिला। यहां पर यह याद रहे कि लेडीज यानी कि महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। फ्रांस में न्यू असेंबली की निर्माण हुई और इसका नाम द कन्वेंशन रखा गया। 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने ऑर्डर दिया कि किंग लुइस 16 और रानी मैरी एंटोनेट को मार दिया जाए। और लास्ट में जनवरी 1793 को किंग को सरेआम लोगों के सामने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इससे मोनार्की का पूर्णतः अंत हो गया और फ्रेंच रिपब्लिक बन गया। आइए अब समझते हैं कि जैकोबिन्स पीरियड या फिर रेन ऑफ टेरर क्या था। रॉबिस्पियर ने पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट को फॉलो किया। जो भी लोग उसे रिपब्लिक के अगेंस्ट में लगते या फिर जो भी लोग
कुछ भी उल्टा सीधा बोलते, चाहे वो लोग अपने पार्टी के हो या फिर दूसरे पार्टी के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था या फिर गिलोटिन से सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, जितने भी चर्च थे उन्हें बंद कर दिया गया था और उनकी बिल्डिंग को आर्मी के लिए बैरक बना दिया गया था। आपने सुना ही होगा अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि कहीं पे भी अति नहीं करना चाहिए, और ये अब अति हो गया था। इतना कि उसके खुद के सपोर्टर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे और डर का माहौल फैल गया था। लेकिन आपने सुना ही होगा कि एज यू सो एज यू रीप, यानी कि जो जैसा बोया है वो वैसा ही पाएगा। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और अंत में 1794 में रॉबेस्पियर को पकड़ लिया गया और उसी गुलियोटिन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। रॉबेस्पियर के नर्क जाने के बाद फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। इस दौर को मिडोरियन रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। अपर मिडिल क्लास के लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ली और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों के अंदर फ्रीडम, पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, इन सभी की फीलिंग जिंदा थी। फ्रांस के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा नेपोलियन ने भरपूर उठाया। यूं तो ये पहले मिलिट्री में था, लेकिन मौका मिलते ही इसने तख्ता पलट कर दिया और खुद को राजा बना दिया। फ्रांस ने उसके अंडर बहुत से वॉर लड़े और अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड किया, साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज को भी फैलाया, और हम इसे ही नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं। उसने सर्फडोम यानी कि दास प्रथा पर लगाम लगाई और शासन को मॉडर्नाइज यानी कि नयापन शासन में लाया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आइए नजर डालते हैं कि नेपोलियन का रूल क्यों अच्छा या फिर इंपॉर्टेंट था। उसने सालों से चल रही उथल पुथल को शांत किया। उसने कैथोलिज्म को फिर से शुरू किया और चर्च को लिमिटेड पावर के साथ मान्यता दी, यानी कि अब वो फर्स्ट स्टेट वाला चर्च नहीं रह गया। उसने बहुत सारे पॉलिटिकल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाए। 1804 में उसने एक सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं, इसकी शुरुआत की। इस कोड ने सारे जन्म से मिलने वाले सुविधाओं को खत्म कर दिया और इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी की स्थापना की। इसके जरिए गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिए गए। अब ये फ्री फायर वाला गिल्ड नहीं है भाई। गिल्ड का मतलब होता है ट्रेड, यानी कि व्यापार। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर किया गया और नेपोलियन ने ही यूनिफॉर्म मेजर ऑफ वेट की स्थापना की, यानी कि अलग अलग यूनिट्स को खत्म करके पूरा व्यापार को एक ही यूनिट में चलाया। लेकिन नेपोलियन के भी साथ 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो गई। 1815 में उसे बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया और उसे हराने वाली ग्रुप का नाम था सेवेंथ कोलिशन। उसे बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया। सेवेंथ कोलिशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियाज को फैलता देख चिंतित थे और वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आग उनकी टेरिटरी में भी लगे और उनकी टेरिटरी से मोनार्की हटे। नेपोलियन को हराने के बाद जीतने वाली ग्रुप यानी कि सेवेंथ कोलिशन ने वियना नाम की जगह पर मीटिंग फिक्स किया और इसके बाद इसके लीडर ड्यूक मटरनिच थे। इनमें 4 ग्रेट पावर्स इंग्लैंड, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया। इस मीटिंग का मकसद पावर को बैलेंस करना और जीतने वाले को रिवॉर्ड और हारने वाले से पेनाल्टी वसूलना था। अब समझते हैं कि मीटिंग का असल आउटकम क्या था। 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना के बाद यूरोप का नक्शा बिल्कुल बदल गया। प्रूसिया को रेनिश और वेस्टफेलियन टेरिटरी मिला, हॉलैंड को
ओल्ड ऑस्ट्रियन नीदरलैंड मिला और 38 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बना और अंत में वापस फ्रांस में मोनार्की लाया गया और किंग लुइस 16 के पोते लुइस 18 को राजा बनाया गया। मतलब ये क्या, जिसको हटाने के लिए भाई इतना कांड हुआ वो वापस से फिर आ गया, मतलब फ्रांस में वापस मोनार्की, पैसा और मेहनत बर्बाद। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। कहते हैं ना, जो चिंगारी एक बार आग का रूप ले लेती है उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस और उसके आसपास के एरिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। जी, अब ये समझते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने में कैसे मदद की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडियाज ऑफ ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड और ली सिटोइन यानी कि द सिटीजन की भावना जागी, जिससे इक्वल राइट्स मिलने की शुरुआत हुई। फ्रांस की ट्राई कलर को चुना गया, जो पुरानी रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग यानी कि राजाओं के फ्लैग को रिप्लेस किया। नए लोक गीत बनाए गए और शपथ लिया गया, सब का सब चीज देश के ही नाम था। इससे नेशनलिज्म की भावना फैली। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो हर लोगों को समान अधिकार देता था। अंदर के कस्टम ड्यूटीज यानी कि एक प्रकार का टैक्स को हटा दिया गया। वेट मेजरमेंट सिस्टम का कॉमन यूनिट लिया गया, जिससे कंफ्यूजन ना हो और सभी जगहों में एक समान व्यापार हो, जिससे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फैली। छोटे मोटे लोक भाषाओं का इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया गया और पूरे देश भर में फ्रेंच बोला जाने लगा, जिससे लोग यूनाइटेड हुए और इस प्रकार नेशनलिज्म में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हेल्प की। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। मतलब फ्रांस के अलावा अदर पार्ट्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन के किस किस चीजों ने अफेक्ट किया। नंबर 2, Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make whole system more rational and functionable. Analyze this statement with arguments. मतलब नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो जरूर खत्म किया, लेकिन उसने सिस्टम को मोर रैशनल और मोर फंक्शनल बनाया। तो इसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। नंबर 3 है, who hosted Vienna Congress in 1815? Analyze the main changes brought by the Vienna Treaty. यानी कि 1815 में वियना कांग्रेस जो 7th कोलिशन ग्रुप जो था उसको होस्ट किसने किया और उसमें क्या क्या चेंजेस आया। Explain the conditions that were viewed as an obstacles to economic changes and growth by new commercial classes during 19th century in Europe. यानी कि हमें उस कंडीशन को देखना है और उस ऑब्स्टैकल्स को बताना है, यानी कि उस प्रॉब्लम्स को बताना है जो न्यू कमर्शियल क्लासेस जो थे 19th सेंचुरी में वो फेस कर रहे थे। 5th क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स स्टेटमेंट। यानी कि नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 1789 में आया। तो हमें यह बताना है कि नेशनलिज्म क्या है और इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। 6th क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से ऐसे 5 मेजर इंट्रोड्यूस किए थे जिससे फ्रांस के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि नेशनलिज्म ग्रो किया। और लास्ट में कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को बहुत प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम 100 लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक्स जरूर पहुंचा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
हैं।